नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है दोस्तों ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्रिया है आपका कि आप रोज रात को जुड़ते हैं और इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी जुड़े, जो रोज सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर नियमित रूप से होते हैं। ध्यान का सफर हर रोज सुबह एक नए मास्टर के साथ आप अपने दिन का बहुत खूबसूरत आगाज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर जुड़कर रोज सुबह 7 से 8 बजे तक। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। तो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है या फिर से सुनना चाहते हैं तो पीएमसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। और ये लिंक आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, वो भी इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग रात्रि के सत्रों में किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे, वो भी दिन में कभी भी इन सत्रों के जो है उनकी जो रिकॉर्डिंग है उस यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, कल जो है वो वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हमारी कल फ्रेशर की क्लास रहेगी हमारे जूम लिंक पर और फेसबुक पेज पर शाम को 6 बजे। और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि जो पिरामिड ध्यान जगत जो मैगजीन है बहुत ही खूबसूरत है। मास्टर्स के अनुभव होते हैं उसमें, पत्री सर का संदेश होता है और बहुत से आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हुए, आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े हुए बहुत से लेख, बहुत से आर्टिकल उस मैगजीन में होते हैं। उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, हमें फोन करें। हम जो है आपके लिए उस मैगजीन की को सब्सक्राइब करने में आपकी मदद करेंगे। तो अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का जो पहला पार्ट है काजल ताहिरी जी के साथ, वो हमने पहले सुन लिया और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका दूसरा पार्ट। काजल जी ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो मैं आपके और उनके बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा। श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो काजल जी को बुलाएं ताकि इस गोल्डन बुक के गोल्डन चैप्टर्स हम सुन पाए, समझ पाए, आत्मसात कर पाए, उनका चिंतन कर पाए, उनका मनन कर पाए, उनको अपने जीवन में उतार पाए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा पाए। तो श्वेता जी, इनवाइट करिए काजल जी को प्लीज। सबको मेरी नमस्ते। वेलकम डियर काजल जी। थैंक यू। ध्यान पंजाब में आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस बुक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसी बुक है जो हमें एक नई दिशा जो है हमें में लेकर जाएगी, हमारी चेतना को। सो काजल जी, अब आप आमंत्रित हैं, आप आइए और इसका सेकंड पार्ट जो है वो प्रस्तुत करिए। वेलकम। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू भारती सर। और फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इस सेशन में आए और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतनी खूबसूरत बुक की लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, ये कोई साधारण बुक नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात का जिक्र किया था। दिस इज नो ऑर्डिनरी बुक। ये वो बुक है जिसके मुझे ऐसा लगता है कि ये इस स्टाइल में लिखी गई है कि इसके जो शब्द हैं वो जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं कि एक नोट के बाद दूसरा नोट, और वो टोटल एक अलग टाइप का एक गीत संगीत की रचना करते हैं। तो ये ऐसी बुक है फ्रेंड्स, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत जबरदस्त मील का पत्थर है ये बुक।
सो आप ये मत सोचिए कि आप एक किसी भी बुक को सुन रहे हैं। ये एक संत के द्वारा खुद उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। और पिछले सेशन में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ कुछ ही एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर पाई थी। तो सर मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम मेडिटेशन अभी करेंगे या हम कर चुके हैं? हम करेंगे, 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं और 10 मिनट। वी शुड डू, यस जी। सो फ्रेंड्स ध्यान में बैठते हैं। इस किताब की एनर्जीज को आप तभी पिक कर पाएंगे जब आप एक रिसेप्टिव स्टेट में होंगे। तो हम 10 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान में बैठेंगे। सर 10 मिनट के बाद म्यूजिक बंद करवा दीजिएगा क्योंकि मुझे तो टाइम का अंदाजा नहीं रहता। ठीक है जी, इस बार जिम्मेदारी हमारी। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।
Friends, अपने दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए। हम मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं कि हम सब ने मिलकर इतने सुंदर सेशन में पार्टिसिपेट किया। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी ऑलमोस्ट पिछले सेशन में भी थे। तो योगानंदा जी की बहुत ही एक अनुपम प्रस्तुति है पूरी मानव जाति को, ये किताब। और इसकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। इसके पन्नों में, इसके एक एक शब्द में आप इस किताब की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो इस किताब में फ्रेंड्स, योगानंदा जी ने बहुत सारे संतों से वो मिले और उनका इंटरव्यू किया, उनका फोटो लिया और एक कंप्लीट किताब बनाई, जो कि ये किताब पहली है जो कि एक संत ने खुद लिखी है। इससे पहले कौन लिखते थे? इससे पहले या तो कोई फॉरेनर जर्नलिस्ट लिखते थे और या फिर दूसरे लोग लिखते थे। मतलब कि कोई संत ने खुद अपनी किताब नहीं लिखी थी अभी तक, और योगानंदा जी पहले हैं जिन्होंने अपनी ये किताब खुद लिखी। तो आप सोच सकते हैं कि ये मानवता के लिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स, योगानंदा जी अपनी बचपन के दिन याद करते हैं। उसमें बताते हैं कि उनको काफी सारे संत मिले और वो उन सभी संतों ने योगानंदा जी को कुछ सिखाया। उनकी लाइफ को लेकर उन संतों ने उनको कुछ सिखाया। जैसे कि फ्रेंड्स, एक इनकी माता जी जो थी, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि उनका देहांत हो गया था। और जो सीक्रेट रखा गया था ना योगानंदा जी से कि वो एक योगी बनेंगे, वो समय आ गया था और उनके भाई ने उनको ये सीक्रेट रिवील कर दिया था कि तुम्हारा योगिक पाथ है। तो माँ लहरी महाशय की डिसाइपल थी और अब योगानंदा जी को बहुत ये ट्रैवल करने का रहता था कि यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। तो उनका बहुत मन था बनारस जाने का। तो बनारस जाते हैं तो वहां पर उनके पिताजी कहते हैं कि अच्छा, तुमको ये पर्सन मिलेंगे, प्रबोधानंद जी मिलेंगे, वो तुमको केदार बाबू का एड्रेस दे देंगे। तो ये जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, तो प्रबोधानंद जी इनको मिलते हैं। तो प्रबोधानंद जी का जो चेहरा था, उनके चेहरे पर इतना नूर था, बिल्कुल यौगिक नूर था। और वो भी लहरी मास्टर जी के ही डिसाइपल थे, जिनकी इनकी माँ डिसाइपल थी। और उन्होंने कहा कि अच्छा, और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरे और सोच रहे हैं कि लेटर दें इनको, जो पिताजी ने दिए कि अच्छा केदार बाबू से इसको मिलना है, सोच रहे थे योगानंदा जी कि उन्होंने कहा अच्छा तुमको केदार बाबू से मिलना है ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बहुत हैरान हो गए योगानंदा जी
कि कितनी जबरदस्त इनके पास क्लेयरवॉयंस है। ये क्लेयरवॉयंस फ्रेंड्स, ये कई सिद्धियां हैं। एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन है। हमारे पास पांच इंद्रियां हैं। आपके पास साइट है, आपके पास हियरिंग है, आपके पास स्मेल है, आपके पास टेस्ट है, आपके पास टच है। इसके अलावा जब आप ध्यान में डीपर 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 स्टेट्स में जाते हैं तो आपको कई सिद्धियां मिलती। वो आपने ये लाइन सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या है? ये अष्ट सिद्धियां फ्रेंड्स कुछ ही मुझे याद है, लघिमा, महिमा, गरिमा, ऐसे करके 8 सिद्धियां होती है। लघिमा मतलब बहुत छोटा हो जाना, महिमा मतलब विशाल हो जाना, और इसी तरह से ये 8 सिद्धियां हम का वर्णन आता है कई 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 ग्रंथों में, कई किताबों में, कई आरतियों में। तो जो प्रभुनंद जी थे, ये अपना घर वापस चल पड़े और पूछते हैं योगानंद जी से कि तुमको कितनी देर में मिलना है केदार बाबू को। उन्होंने कहा कि अच्छा कब करीब मिल लेंगे, ठीक है, केदार बाबू से मिल लेंगे। अपने घर पहुंच जाते हैं और जाते ही समाधि में बैठ जाते हैं, मेडिटेशन लगा के बैठ जाते हैं। अब योगानंदा जी बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि वो क्या करें, इनको देखते रहे या क्या करें। हालांकि इनको देखना भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो देख रहे हैं इन संत को, ये बैठे हुए ध्यान में। इतने में संत थोड़ा सा हिलते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो, केदार बाबू आए हैं। कहते हैं इनको कैसे पता कि केदार बाबू आ गए हैं, आने वाले हैं? तो दरवाजा खोला तो केदार बाबू बाहर ही खड़े थे। तो दोनों आपस में बातचीत शुरू करी, केदार बाबू ने और योगानंदा जी ने। और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे, आपको तो अभी तक हमने मैसेज भी नहीं भेजा कोई। तो वो कहते हैं बड़ी अजीब बात हुई, मैं तो गंगा में नहा रहा था कि ये प्रबुद्धानंद जी आए और मुझे बोलते कि तुमको योगानंदा से मिलने जाना है। कहते वो आपसे कब मिले? ये तो मेरे सामने ही बैठे हैं, मेरे साथ हैं तो पिछले 1 घंटे से। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आधा घंटा पहले अभी मिले वहां पर गंगा के घाट पर। मुझे बोलते चलो मेरे साथ, तुमको योगानंदा से मिलना है। और मुझसे आगे निकल गए। कहते हैं अच्छा मैं पहुंचता हूँ, मैं पहुंचता हूँ करिए, वो गायब भी हो गई भीड़ में। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, योगानंदा जी को ये जो संत मिले, ये थे सेंट विद 2 बॉडीज। मतलब 2 जगह पर, इस शरीर के साथ 2 जगह पर होना पॉसिबल है योगिक क्रियाओं के द्वारा। ये हमको इन सेंट की लाइफ से पता चलता है कि वो योगानंदा जी के साथ तो बैठे हुए हैं, प्लस प्रभानंदा जी, प्लस केदार बाबू को भी मैसेज दिया है कि तुमसे योगानंदा मिलने आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने महान संत रहे हैं हमारे देश में। हम नतमस्तक हैं इन संतों के। और तो और ये जो प्रबुद्धानंद जी हैं, ये कहते हैं कि मुझे दो पेंशन मिलती है। एक मुझे अपने ऑफिस से मिलती है, एक मुझे डिवाइन पेंशन मिलती है, मतलब भगवान से जो पेंशन मिलती है मुझे वो पेंशन मिलती है। तो इस तरह से वो योगानंद जी कहते अच्छा वो आपको कितनी पेंशन मिलती है? योगानंद जी सोच रहे थे, छोटे थे उस समय, तो सोच रहे थे कि इनकी शायद इनकी झोली में आके कोई चेक गिर जाता है, कुछ पैसे गिर जाते हैं। उनको समझ नहीं आया था कि ये जो डिवाइन पेंशन की बात कर रहे हैं, ये तो वो खजाना है जो प्रबुद्धानंद जी ने समेट कर रखा हुआ है, जो कि वर्ल्डली पोजेशन से बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, जिसका कोई मान नहीं कर सकता, जिसका उतना बड़ा है वो हेवनली पेंशन। इनकी पेंशन की भी फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत जवानी में ही उनको ये था कि मुझे नौकरी छोड़नी है, ये अब नौकरी मेरे बस की नहीं है। लहरी मास्टर जी के पास गए और बोले कि मुझे मैं बिल्कुल भी अब नौकरी नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं, अब बताइए। लहरी मास्टर जी ने कहा रिजाइन कर दो। तो उन्होंने कहा मैं क्या रीजन लिखूं रिजाइन करने के लिए? वो बोलते जो लिखना है लिख दो। अब ये वापस जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर को क्या रीजन दूं कि मैं क्यों अब नौकरी नहीं कर सकता, मैं अच्छा खासा जवान हूँ, सब कुछ हूँ, मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकता, तो क्यों मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर के पास गए, सोच रहे हैं क्या बोलूं, फिर सोचते हैं चलो सच ही बोल देता हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसे हेलुसिनेशन होती है, मैं इस संसार से विरक्त हो गया हूँ, ऐसा वैसा करके कुछ 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 बोल रहे हैं। और डॉक्टर को लगता है तो बड़ा सीरियस केस है, इसको तो सच में कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, इसको तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और इसको पेंशन मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने इमीडिएटली रिकमेंडेशन लिख दी। बाद में उनको समझ आया कि ये तो कोई भी बात लिखने की बात थी, सिर्फ वो सब सेटल हो चुका था। लहरी मास्टर जी और वो डॉक्टर का आपस में मेल जोल नहीं हुआ, पर मतलब एक जो बस वो एक होता है ना, आप उनके बंदे होते हैं, तो उस तरह से इनको पेंशन मिल गई। और
ये डिवाइन पेंशन पर भी थे और अपने ऑफिस की पेंशन पर भी थे। इसके बाद फ्रेंड्स योगानंदा जी को एक मिलते हैं परफ्यूम सेंट। तो वह अलग अलग एपिसोड में अपने दोस्त के साथ थे वो, और उनका दोस्त उनको बोलता है, अरे तुमको मालूम है वो गंध बाबा आए हुए हैं। गंध बाबा माने जो कोई भी सेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गंध बाबा के पास जाते हैं उनसे मिलने की उनको बहुत होते, देखें क्या है ये गंध बाबा। तो गंध बाबा के पास जाते हैं और गंध बाबा कहते हैं कि आओ आओ यंग फिलोसोफर, आओ कौन सी फ्रेग्रेंस सूंघना चाहोगे। तो योगानंदा जी कहते हैं कि इस खुशबू को सूंघकर क्या हो जाएगा, मैं तो ये तो सिर्फ इस बॉडी को प्लेस करेगी ना खुशबू, तो मैं तो इसके बियॉन्ड सोच रहा हूँ, मैं तो भगवान से एक होने का सोच रहा हूँ। कहते हैं अच्छा तुम बताओ ना तुमको कौन सी सेंट चाहिए। तो वो बोलते हैं अच्छा जो सभी फ्लावर बोलते हैं, रोजेस या जैस्मिन जो भी बोलते हैं, और उसके बाद अपना हाथ आगे करते हैं और कहते हैं अच्छा अपना हाथ सूंघो। वो हाथ सूंघते हैं तो उनके हाथ से इतनी खुशबू आ रही होती है उन फूलों की कि योगानंदा जी थोड़े से हैरान तो होते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये सिद्धियां वगैरह में वो अभी तक इन चक्रों में नहीं पड़े थे। तो वो उससे पूछते हैं, इस सेंट से पूछते हैं आपको कितने साल लगे ये सिद्धि अर्जित करने में। तो उन्होंने कहा मुझे 12 साल लगे। उन्होंने कहा आपने 12 साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के, ये तो आप एक 500 रुपए की परफ्यूम की बोतल खरीद सकते थे, आपने अपनी लाइफ के 12 साल खराब कर दिए। तो वो सेंट भी हिल गए, सोच रहे होंगे कि ये किससे पाला पड़ गया, लग तो छोटा सा लड़का रहा था लेकिन इसे तो बहुत बड़ी बात बोल दी। फ्रेंड्स यही चीज मैंने ओशो को भी बोलते सुनी है और रमन महर्षि को भी बोलते सुनी है। ओशो भी ये कहते हैं कि रमन महर्षि के सामने एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो पानी पर चल सकता हूँ, पानी पर चलने में मैंने अपनी पूरे जीवन के लगा दिया, मैं कितना पहुंचा हुआ संत, मैं पानी पर भी चल सकता हूँ। तो उनसे रमन महर्षि ने पूछा आपने कितने साल लगाए पानी पर चलने में कि ये सिद्धि अर्जित करने में। उन्होंने कहा तकरीबन 18 साल। 18 साल बर्बाद कर दिए, मैं तो 2 रुपए देके पानी इस नदी को क्रॉस कर सकता हूँ, तो आपने 18 साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के। फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, और क्या बात बोली है कि ये जो सिद्धियों के पीछे हम भागते हैं ना, वो कितना हम वेस्ट करते हैं अपने जीवन का समय। सिद्धियां क्या है? सिद्धियां एक जाल है। आपको सिद्धि मिलती, आप मेडिटेशन में आते हैं, खूब ध्यान करते हैं, आपको सिद्धियां मिलती हैं, आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या आप उन्हीं की खुशी में आप पूरे मगन हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं। देखिए ये भी ना एक टेस्ट है, सिद्धियां भी मुझे लगता है कि ये टेस्ट ही होता है जैसे इंसान का। जैसे आपको भगवान ने बहुत पैसा दिया, बहुत अच्छा घर दिया, वो भी एक ट्रैप है आपके लिए। आप क्या उसमें से बाहर निकल पाते हैं? चलिए आप उस ट्रैप में से बाहर निकल गए, आप बहुत जबरदस्त एग्रेसिवली मेडिटेशन करने लगे, आपको सिद्धियां मिली, आप सिद्धियों के जाल में फंस जाते हैं। तो हम जैसे PSSM में हमारा ये बिल्कुल भी इस बात पे जोर नहीं है कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा पावर आ गई, आप क्या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस आपको मिली, बिल्कुल भी नहीं है। कारण क्या है फ्रेंड्स? अल्टीमेट गोल क्या है आपका एज अ सोल? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अपने दिव्यत्व को पहचानना, और वो आप सिद्धियों को शो ऑफ करके तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स। वो है, उसका मार्ग है सर्विस का मार्ग। इसलिए पत्री सर सर्विस के मार्ग पर बहुत एम्फेसिस देते हैं कि सर्विस करो, दिखता है नहीं दिखता, कुंडलिनी जागी है नहीं जागी है, चक्रा कौन सा काम कर रहा है नहीं करना, तुमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ध्यान करो, सर्विस करो, सज्जन संगति करो और अपने ज्ञान को बांटो। अभी कुछ ही समय पहले मैंने ये बात पढ़ी कि अच्छा आप इतना इतना पढ़ते हो तो आप उसका क्या करते हो, इतना ज्ञान आपने अर्जित किया, आप उसको क्यों अर्जित करते हो? तो दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं इसको बांटने के लिए अर्जित करता हूँ। जो फ्रेंड्स हमको ज्ञान मिलता है उसको हमको बांटना चाहिए। जो भी चीज हम बांटते हैं हमारी लाइफ में वो मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप पैसे का दान दीजिए पिरामिड बनाने में या ध्यान जगत मैगजीन में या जो भी आपको नोबल कॉज लगता है, लेकिन हाँ वो वाकई नोबल कॉज होना चाहिए। और आपके पास पैसा है तो आप ऐसे यूज कीजिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, आपके पास जो भी है उसको हमको बांटने से ही चीज तो बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है चीज जिसको हम बांटते हैं। तो योगानंदा जी
हम योगानंदा जी से थोड़े भटक गए। सो योगानंदा जी अपने घर जाते हैं और सोचते हैं कि ये इसने खुशबू क्या वाकई प्रोड्यूस करी है या मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो अपने घर गए, अपनी बहन को हाथ सुंघाया अपना और कहा कि अच्छा ये तो सर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, तुम्हारे हाथ में से तो ये फ्लावर्स तो है भी नहीं सीजन के, तुम्हारे में से कैसी खुशबू आ रही है। तो योगानंदा जी को ये समझ आया कि हाँ वाकई सिद्धि तो इसने प्राप्त करी हुई है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि उनको पहले लगा था कि ऑटो सजेशन दे रहे हैं। ऑटो सजेशन मतलब ये मेरे मेरे पूरे सिर्फ मेरे पर ही असर पड़ रहा है इनकी बात है, जैसे हम हिप्नोसिस करते हैं ना वैसे ही ऑटो सजेशन होती है, मेरे को ऑटो सजेशन दे रहा है। और तो लेकिन वो नहीं निकला क्योंकि उनकी बहन ने कहा कि हाँ तुम्हारे हाथों से तो बहुत जबरदस्त गंध आ रही है। तो गंध बाबा वाकई गंध प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इतने साल जीवन के व्यर्थ गवा दिए। कहाँ के कहाँ इंसान पहुंच सकता है 12 सालों में, 18 सालों में। आप सोचिए, आप अगर इतनी ध्यान की दौलत को अर्जित करें तो आप मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर आ जाएंगे। आप अपने 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 देवत्व के बहुत करीब आ जाएंगे। लेकिन 18 साल अगर आपने एक ही चीज के रियाज करने में बर्बाद कर दिए तो वो उसका कोई खास इम्पैक्ट, तो मतलब आप सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये वाली सिद्धि है, हाँ देखो मैं कोई भी फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जो ध्यान का मार्ग है वो ईगो का मार्ग नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान का मार्ग है अपनी ईगो को ड्रॉप करना। अपनी ईगो को जब हम ड्रॉप करते हैं तभी हम अपना असली स्वरूप पहचान सकते हैं। अभी हमको लगता है हम सबसे अलग है, हमारी जो ईगो है ना वो हमको ये बोलती है कि तुम सबसे अलग हो, तुम इससे अलग हो, तुम उससे अलग हो, तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम हिंदू हो, तुम जो भी हो। तो ये हमारी ईगो, हमको ईगो का क्या काम है? सेपरेट करना, आपको सब कुछ अलग अलग दिखाना कि तुम अलग, तुम खास हो। आप ध्यान मार्ग पर भी आते हैं आपको तब भी ये लगना शुरू हो जाता है। मैं जैसे मुझे पहले इनिशियली क्या लगता था कि मैं अपनी फैमिली में सबसे सुपीरियर हूँ, कि मैं ध्यान करती हूँ और कोई ध्यान नहीं करता तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये भी एक ईगो ट्रैप है और हमको अल्टीमेटली अपनी ईगो पर काम करना है ताकि वो ईगो गिर जाए। ईगो वो जब ड्रॉप होगी तभी हम अपने गॉड सेल्फ को पा पाएंगे। हम भी तो इस डिवाइन के ही अंश हैं। तो हमने कैसे अपने आप को इतना अलग मान लिया? वो हमारी ईगो है जो हमको बोलती है भगवान कहीं और है, भगवान कहीं बाहर है। लेकिन बहुत सारे संतों ने हमको आकर बताया कि वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही हो वो भगवान का अंश। तो पहले क्या स्टेप्स है? पहले हम जब बाहर देखते हैं गॉड इज देयर, फिर हम बोलते हैं गॉड इज विद इन, फिर हम बोलते हैं यू आर गॉड। वो आप किस चीज आ जाती है? क्या पहुंच जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि पर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और भी स्वामी से मिले योगानंदा जी, जैसे टाइगर स्वामी से मिले। टाइगर स्वामी जो थे वो अपनी अपनी यंग एज में अपने दोनों हाथों से टाइगर को पकड़ लेते थे और वो इतने पावरफुल थे, उनके हाथ और उनकी उनकी टांगे इतने, उनका शरीर इतना पावरफुल था, इतना बलिष्ठ था कि टाइगर्स को पकड़ सकते थे वो। ऐसा बोलते थे कि टाइगर एक कैट के जैसे उनके सामने आकर उनके पैरों पर आ जाता था। तो उनकी जो फेम थी वो बहुत दूर दूर तक चली गई। तो एक किंगडम में तो उनके पिताजी को एक साधु ने मैसेज दिया कि जो तुम्हारा बेटा ये जो कर रहा है ना एनिमल किंगडम के साथ, ये ठीक नहीं कर रहा। अगर इसने ये बेकार में टाइगर्स को मारना नहीं छोड़ा तो इसका जो अब जो लड़ाई होगी वो इसके लिए बहुत घातक हो। उसके पिताजी ने उनको मैसेज देते हैं, लेकिन वो कहते हैं पिताजी मैं कोई टाइगर को मारता थोड़ा ना हूं, मैं तो टाइगर कैचर हूं, मैं टाइगर किलर नहीं हूँ। ईगो का काम फिर से फ्रेंड्स, अपने आप को जस्टिफाई करना कि आप गलत नहीं है। तो वो नहीं सुनते अपने पिताजी की बात। पिताजी ने कहा देखो मुझे संत ने जो बताया मैंने तुमको बात बता दी है, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो फिर कूच बिहार में जाते हैं। कूच बिहार में एक राजा था, उसने कहा कि हाँ हमारे किंगडम में एक टाइगर ने बड़ा हड़कंप मचाया हुआ था, क्या तुम उस टाइगर को, वो बड़ा खतरनाक टाइगर है, तुम उसको पकड़ पाओगे क्या? तो उन्होंने तुम उसके साथ लड़ाई कर पाओगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो टाइगर केज के अंदर था, उस टाइगर का नाम था राजा बेगम। इतना इतना पावरफुल था वो टाइगर, इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसको राजा बेगम बोलते थे कि राजा की ताकत भी है और उसकी बेगम की ताकत भी है, इतना डबल डबल ताकतवर है। तो राजा बेगम को एक केज में बंद रखा हुआ था और ये गए केज के अंदर, पिंजरे के अंदर गए
जैसे ही उन्होंने एंटर किया पिंजरे के अंदर, वैसे ही टाइगर ने जबरदस्त अटैक कर दिया। मतलब इनको केज का दरवाजा बंद करने का भी मौका नहीं मिला और टाइगर ने इन पर अटैक कर दिया और इनके राइट हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसमें से बहुत भयंकर खून बहने लगा। टाइगर को तो खून, इंसान का खून टाइगर के लिए एक एक जबरदस्त ड्रिंक के जैसे। तो वो उसके बाद तो वो बिल्कुल नशे में चूर हो गया कि अब तो मुझे इसका खून पीना ही पीना है। लेकिन ये भी बहुत सीजन्ड वॉरियर थे, इन्होंने टाइगर को एक आध घूसा लगाया, उसको कस के लगा होगा कि वो थोड़ा सा धराशायी हो गया, लेकिन जबरदस्त फाइट हुई। आदमी और जानवर में ऐसी फाइट लोगों ने देखी नहीं थी। एक पॉइंट पर ऐसा हो गया था, खूंखार लड़ाई का मोड़ आ गया था कि लोगों ने, देखने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि टाइगर को गोली मारो, टाइगर को गोली मारो। लेकिन टाइगर का स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि गोली उसको मिस कर जाती थी हमेशा। उस केज में टाइगर को गोली लग ही नहीं पाई, वो इधर से उधर इतनी स्पीड से जा रहा था, उसको गोली लग ही नहीं पाई। तो अल्टीमेटली लेकिन क्या होता है कि ये टाइगर को पकड़ पाते हैं, उसको बंद करके जीत जाते हैं और उसको एक ऐसा गुस्सा कस के लगाते हैं, उसको चेन से बांधते हैं और बिल्कुल थके हुए खड़े होते हैं। इतने में टाइगर दोबारा अटैक करते हैं, जबरदस्त अटैक करते हैं और इनकी बहुत हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी टाइगर को ये अल्टीमेटली कुछ बहुत सारे घूसे लगाकर उसको जो है उसको बेहोश कर देते हैं। अब वो उठता नहीं है बिल्कुल। ये बाहर निकलते हैं, ये जो संत थे बाहर निकलते हैं टाइगर स्वामी, और उसके बाद बहुत बुरी जख्मी हालत में थे बहुत इनको। लेकिन उनको खैर उनके वुंड्स की ड्रेसिंग की गई। 3 कंडीशंस थी। एक तो ये कि टाइगर को तुम अपने अपने हाथों से ही मारोगे, मतलब कोई वेपन नहीं। दूसरा ये कि टाइगर को केज में बांध के आओगे, और तीसरा तुम खुद इस लायक होगे, तुम खुद चल के केज से बाहर आओगे। तीनों कंडीशंस इन्होंने फुलफिल कर दी थी। और उसके बाद ये बाहर आए और इनकी ड्रेसिंग वेसिंग की गई, इनको फर्स्ट एड दिया गया, फिर खूब सारे इनको इनाम दिए गए, खूब सारे गोल्ड कॉइन्स दिए गए। लेकिन इसके बाद ये बहुत जबरदस्त बीमार पड़ गए। 6-7 महीने ये इतनी फेटल इलनेस में रहे कि इनकी जान पर बन आई। तो इनको समझ आया कि इन्होंने ये जो पिंजरा बंद करके आए थे ना टाइगर का अपने पीछे, इन्होंने दुनिया का भी पिंजरा बंद कर दिया था और ये अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। तो योगानंदा जी इनसे पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या टाइगर को मार सकता हूँ, मैं टाइगर को पकड़ सकता हूँ क्या? आप बड़े पावरफुल लगते हैं, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारी बॉडी से ज्यादा ताकतवर। तुम्हारा माइंड एक बार कुछ सोच ले, अगर किसी भी व्यक्ति का माइंड एक बार फिक्स्ड हो जाए तो बॉडी को उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा पर तुम क्यों करना चाहते हो? बाहर जंगल में जो जो जानवर घूम रहे हैं उनको मत पकड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर जो जानवर दौड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो इतनी सारी नेगेटिविटी के रूप में जानवर भाग रहे हैं, उनको टेम करने की कोशिश करो। कितनी बड़ी बात बोलती फ्रेंड्स उन्होंने कि बाहर क्या है? बाहर कुछ नहीं है, अपने अंदर सब कुछ है। घट माही गंगा राम, घट माही जमुना राम, घट माही तीरथ नहाया राम, कबीरदास जी ने कहा है। घट मतलब शरीर, तो शरीर में ही गंगा है, शरीर में ही जमुना है, शरीर में ही तीर्थ नहाने वाला व्यक्ति भी शरीर में ही। तो उसी तरह से इन सेंट ने बहुत बड़ी बात बोली कि तुम्हारे बाहर क्या है? बाहर के जानवरों को क्या पकड़ना? तुम्हारे अंदर कम जानवर है क्या? तुम कम बीस्ट हो क्या? अपने अंदर के जानवरों को टेम करने की कोशिश करो। तो ये उन्होंने योगानंदा जी को बहुत बड़ा लेसन दिया कि टू टेम द टाइगर विद इन, अपने अंदर के बीस्ट को टेम करने की कोशिश करो। इसके बाद फ्रेंड्स एक और सेंट से मिलते हैं जो कि इनके घर के पास ही रहते हैं। लेविटेटिंग सेंट, उड़ सकते थे। मतलब उड़ सकते थे मतलब कि वो ऊपर उड़ जाते थे। जैसे ध्यान में बैठे होते तो ऊपर अपने आप ऊपर उड़ जाते थे। आपने कहीं कहीं जगह पर ऐसा देखा भी होगा, कुछ कुछ एड्स में भी ऐसा आता है कि ऊपर उठे हुए हैं। तो ये कैसे वो करते थे? तो उन्होंने बताया योगानंदा जी को कि जब आप बहुत सारी योगिक क्रियाएं करते हैं ना, जैसे वो पतंजलि ने 8 सूत्र दिए हैं, तो वो पतंजलि का अष्टांग मार्ग है। तो अष्टांग मार्ग को ये फॉलो करते थे और इतना जबरदस्त प्राणायाम और सब प्रैक्टिसेस करते थे कि इनकी बॉडी जो थी वो बहुत ग्रॉस बॉडी जो थी वो बहुत बहुत हल्की हो गई थी, बहुत सटल हो गई थी और वो बिल्कुल ऊपर हो जाते थे। तो ये तो इनको ये चीज पता चली। तो हमारे को कितनी सारी योगिक क्रियाओं का जो पोटेंशियल है वो इस किताब में पता चला। किसको फ्रेंड्स इन सब बातों के बारे में पहले पता चला था? और आज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी
दुनिया की नंबर 1 ऑटोबायोग्राफी है, दुनिया की नंबर 1 स्पिरिचुअल किताबों में से एक है। स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने ये अपनी विल में लिखा था कि मेरे मरने पर सभी को एक एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दी जाए, और वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। मुझे मालूम नहीं आप जानते हैं कि नहीं, बट विराट कोहली ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के साथ पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये बुक उनके लिए लाइफ चेंजिंग रही है, कितने हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी है इस किताब ने। ये संतों की प्रेजेंस होती, ये उनकी गरिमा है जो हम तक पहुंचती है सही समय पर। सही समय पर ये ज्ञान आप तक पहुंचता है, सही समय पर ये किताब आपके हाथों में आती है, सही समय पर आप इस लेक्चर में पहुंचते हैं। कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नहीं होता, कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते यूनिवर्स में। तो हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, इन संत के बारे में बता रही थी जो कि अपने आप को लेविटेट कर सकते थे। तो ये संत जो थे इनके बड़े फेमस थे, क्यों? क्योंकि इनका परिवार बहुत रिच था और ये अपने सारे पैसा वैसा दौलत, खूब धन दौलत छोड़ कर आ गए थे सारे। तो धन दौलत छोड़ कर आ गए थे और ये लोग, इनकी जो डिसाइपल्स थे वो कहते थे, अरे सर कितना बड़ा काम किया आपने, अपने सारी धन दौलत छोड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने कुछ बहुत कुछ छोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या छोड़ा, मैंने तो कुछ भी खास नहीं छोड़ा। तो वो कहते कि मैंने तो जो छोड़ा वो पौड़ियों के दाम के बराबर है। मतलब जो दुनिया के, जो संसार की धन दौलत छोड़कर मैंने बहुत ऊंची धन दौलत पा ली, जो मैंने छोड़ा उसका दाम तो कौड़ियों में। वो तो एक भिखारी के जैसे, उसको कलेक्ट करना एक भिखारी के जैसे कलेक्ट करना है, और जो मैंने पाया है वो हेवनली किंगडम जो मैंने पाई है, उसकी असली कीमत है, उसकी असली वैल्यू है। फ्रेंड्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हम उल्टा सोचते हैं ना, हमको क्या लगता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खूब सारा बैंक बैलेंस और हम बहुत अमीर हैं। उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया हम इस समझ को। उन्होंने कहा ये तो हमने कौड़ियां ही इकट्ठी हम कौड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, जो असली चीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। असली चीज क्या है? असली चीज वो है जो हमारे साथ जा रही है, और ये धन दौलत, गाड़ी, घर, इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाना। तो जो जाना है आपके साथ, जो आपकी स्पिरिचुअल कैपिटल है, उस पर हमें काम करना चाहिए। और उसको पाने का तरीका क्या है? उसका पाने का तरीका है ध्यान। और बड़े मजे की बात है फ्रेंड्स कि इसी चैप्टर में ये जो संत हैं, ये योगानंदा जी के साथ मेडिटेशन में बैठे हुए थे और उनको बोलते हैं कि तुम ध्यान तो बहुत करते हो, तुम्हें अनुभव होता है क्या? अनुभव का क्या? वो योगानंदा जी को इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि ध्यान तो है, लेकिन ध्यान से भी उसके बाद की जो स्टेज है वो है ध्यान, वो है एक वननेस की स्टेज जो आप पहुंच जाते हैं, जो आप गॉड के साथ, जो आप डिवाइन सोर्स के साथ, जो आप क्रिएटर के साथ वननेस फील करते हैं, वो स्टेज, वो अनुभव की स्टेज, तुम्हें वहां तक जाना है। मेडिटेशन एक टूल है उस तक पहुंचने का। कहते हैं इस टूल को ये एंड रिजल्ट मत समझो, मेडिटेशन इज जस्ट अ टूल। मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, बट इट इज अ टूल, एक तरीका है, एक जरिया है उस वननेस तक, उस रियलाइजेशन तक पहुंचने का। कितनी बड़ी बात बोली फ्रेंड्स कि आप मेडिटेट करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचे कि ये लास्ट चीज है। कोई लास्ट नहीं होता फ्रेंड्स इस दुनिया में। अभी हमको लगता है कि हाँ, ऑफ कोर्स इट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, लेकिन बहुत आगे बहुत कुछ है, हम जानते भी नहीं। हम अभी तो हम अच्छे मेडिटेटर भी बन जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हर चीज कॉन्स्टेंटली, एवोल्यूशन कॉन्स्टेंटली हो रही है, हर चीज आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ वो एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताते हैं योगानंदा जी। उसमें क्या है कि इन्होंने बड़ी प्यार से ना गोभी उगाई होती है अपने गार्डन में। तो चार पांच बड़े बड़े फूल हो जाते हैं, बड़े सुंदर लग रहे होते हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह उन्होंने उन गोभी के फूलों का ध्यान रखा होता है। तो गोभी को लेकर पहुंचते हैं कि अच्छा, युक्तेश्वर गिरी जी को दिखाऊंगा कि मैंने इतने प्यार से आप गोभी उगाई थी, कितनी सुंदर उग कर आई है। तो लेकिन फिर क्या होता है कि अपने बेड के नीचे रख देते हैं कि अच्छा चलो अभी अभी देखेंगे। योगानंदा जी को, उनको युक्तेश्वर गिरी जी को बता देते हैं, अपने गुरु को, और अपने बेड के नीचे संभाल के रख देते हैं। अब युक्तेश्वर गिरी जी क्या करते हैं, युक्तेश्वर गिरी जी एक ट्रिक खेलते हैं इनके ऊपर। वहां से एक फार्मर जा रहा होता है, एक किसान जा रहा होता है, उसके दिमाग में वो बात ड्रॉप कर देते हैं कि जाकर ये एक फूल लेकर चले जाओ।
तो वो बेचारा जा रहा होता है, आधे रास्ते वापस आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और योगानंद जी का कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो गोभी जो नीचे छुपी हुई थी बेड के, उसको निकाल कर ले जाते हैं। योगानंद जी उसको दूर से देख रहे हैं कि मेरी गोभी लेकर जा रहा है, उसके पीछे वो भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते, बड़े एम्बैरेस्ड हो जाते हैं अपने गुरु के सामने। तो गुरु बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं कि देखो तुमने अपना सामान संभाल के नहीं। मजे की बात क्या थी कि उनका जो पर्स था पैसों से भरा हुआ, वो भी ऊपर ही पड़ा था सामने। उनकी जो वॉच थी, गोल्डन वॉच थी, वो भी ऊपर ही पड़ी थी। लेकिन उस फार्मर को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक गोभी का फूल, और वो उसको लेकर भाग गया वहां से। तो युक्तेश्वर गिरी जी बहुत हंसे। लेकिन इस एपिसोड में हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि जो गुरु हैं वो कितने बड़े गुरु हैं। आप सोचिए कि वो टेलीपैथिकली उन्होंने सारा ही काम किया। टेलीपैथिकली फार्मर को मैसेज दिया कि किसान को मैसेज दिया कि तुमको गोभी चाहिए, तुमको गोभी लेनी, गोभी लेनी। वो गोभी लेने पहुंच गया, कमरे तक पहुंच गया, और जो कुछ फैला हुआ उसको उससे कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ उस गोभी को लेना था। एक तो ये काम किया। तो ये हमको बता रहे हैं योगानंदा जी कि जो ग्रेट गुरुज हैं वो बहुत अमेजिंगली टेलीपैथिक होते हैं। टेलीपैथी क्या है फ्रेंड्स? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। वो एक रेडियो स्टेशन, एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन बन जाते हैं। तो वो सिर्फ उसको तो दिया ही, उस गरीब किसान को तो मैसेज दिया ही कि तुम ये काम करो, लेकिन मतलब एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी बन गए जहां पर जिस तक जो तरंगे पहुंचानी है पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको बहुत बड़ी बात पता चलती है, इंट्यूशन। हमारी इंट्यूशन भी एक बहुत जबरदस्त हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, ईएसपी है। इंट्यूशन होती क्या है? फोन बजने वाला है, आपको आइडिया लग जाता है किसका फोन होगा। दरवाजे की बेल बजती है, आपको आइडिया लगता है कौन होगा दरवाजे पे, और वही पर्सन निकलता है। आपका कुछ खाने का मन करता है और कोई आपके घर वाला वो ले आते हैं। कभी ऐसा हुआ है फ्रेंड्स? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन पहले ऐसा लगता था कि कोइंसिडेंस हुई है, अरे ये मैं तो यही सोच रही थी, यही हो गया। अब ऐसा लगता है कि हाँ, इंट्यूशन है। ये हमारी इंट्यूशन है जिसको हम डेवलप करते हैं ध्यान से। हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है जबरदस्त। तो इनकी बहुत तेज इंट्यूशन होती है गुरुज की। और मतलब कितने हंसी मजाक में उन्होंने पूरे एपिसोड को टाल दिया। और वो कभी अपनी ये जो पावर्स दिए ना, ये जो सिद्धियां हैं, वो कभी युक्तेश्वर गिरी जी कभी किसी के सामने डिस्प्ले नहीं करते थे। और इस एपिसोड पर मैं अभी आती हूँ आपके साथ। तो हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ, बड़ी मजे की बात थी कि गोभी वाला एपिसोड हुआ। तो क्या हुआ, आश्रम में, युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम में ना एक मिट्टी के तेल का लैंप घूम गया, केरोसिन लैंप घूम गया। अच्छा, युक्तेश्वर गिरी जी तो, योगानंदा जी वेट करें कि युक्तेश्वर गिरी जी तो समझ जाएंगे कहाँ पर है, वो तो सब जानते हैं। जैसे अंतर्यामी है, उनको पता है सब कहाँ पर है। युक्तेश्वर गिरी जी ने पूरा पूरा आश्रम जमीन पाताल एक कर दिया, धरती आकाश पाताल एक कर दिया वो केरोसिन लैंप ढूंढवाने में, और वो नहीं मिला तब भी। अब योगानंदा जी सोच रहे थे कि ये इतने बड़े गुरु हैं, इन्होंने गोभी की रॉबरी कराई और अब इनको केरोसिन लैंप नहीं पता चल रहा, ये कैसे हो सकता है? तो उनको बोलते हैं कि हाँ, मैं तो भाई बहुत बुरा डिटेक्टिव भी बहुत बुरा हूँ, देखो मैं केरोसिन का लैंप भी नहीं ढूंढवा पाया। फ्रेंड्स, क्या उनके लिए मुश्किल था? जो एक दूर जा रहे फार्मर के दिमाग में आइडिया प्लांट करते हैं और उसके बाद तो उनके लिए क्या ये मुश्किल था? नहीं था। लेकिन अपनी अपनी जो पावर्स को दिखाना, शो ऑफ करना, वो उनका नेचर बिल्कुल नहीं था। वो हाँ, वो सही समय पर सही काम के लिए उसको जरूर यूज करते, लेकिन ऐसे नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि देखो मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इस पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं। कभी अपनी पावर्स को डिस्प्ले नहीं करते थे। और उसी तरह से उनकी नॉलेज जो एस्ट्रोलॉजी की थी, ज्योतिष शास्त्र की, वो बहुत जबरदस्त थी। योगानंदा जी को उन्होंने बोला कि अरे योगानंदा, तुम एक बाजूबंद पहन लो, एक एस्ट्रोलॉजिकल बाजूबंद पहन लो। उन्होंने कहा, योगानंदा जी ने कहा, मैं नहीं बिलीव करता हूँ, मैं ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। उन्होंने कहा, तुम बिलीव करो ना करो, ये तो शास्त्र है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको जानने वाले, सही तरीके से पहचानने वाले, सही तरीके से समझने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा जब जो जन्म का समय होता है, वो समय कोई एक्सीडेंटल नहीं होता। उस समय में जो रेज पड़ती हैं जिन प्लैनेट्स की, हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये ग्रह दोष है, वो ग्रह दोष है, वो आपके जन्म के समय ही ये हमको बताते हैं युक्तेश्वर गिरी जी। जन्म के समय ही आपको हर प्लैनेट से रेज मिलती है। तो वो कोई रे कम होती है, कोई रेज ज्यादा होती है। तो यही होता है जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये वाला दोष है, वो वाला दोष है। तो वो बोलते हैं कि तुमको नहीं विश्वास, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं।
तो उनको बनवा देते हैं वो योगानंदा जी को। एक मेटल एक बैंगल्स सी होती है, 2-3 मेटल्स से मिलकर बनी होती है, आज भी मिलती है वो आनंदा के आश्रम पे। तो उसको बनवा देते हैं और उसके बाद योगानंदा जी कहीं और चले जाते हैं और युक्तेश्वर गिरी जी दूसरी जगह चले जाते हैं। शायद मैं जगह का नाम भूल रही हूँ, शायद सीलमपुर था। तो वहां पर योगानंदा जी तो होते नहीं। योगानंदा जी जहाँ रहते थे वहां पर उनका जबरदस्त पेट दर्द होना शुरू हो गया, उनको जबरदस्त लिवर प्रॉब्लम हो गई। 23 दिन तक तो वो उस लिवर प्रॉब्लम के साथ जूझते रहे, क्या करें क्या करें क्या करें, अपने गुरु के पास जाए ना जाए। 23वें दिन उनको उनसे रहा नहीं गया और वो उठकर अपने गुरु के पास चले गए। और गुरु इनको वहां पहुंच गए, गुरु के सामने बैठे हुए, गुरु को मिलने काफी लोग आए हुए थे। गुरु जी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देख रहे थे वो इनकी तरफ? कोने में बैठे हुए सोच रहे हैं कब मेरी तरफ देखेंगे, मैं कब इनसे बात करूंगा, मुझे क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है। तो देखा ही नहीं उन्होंने। शाम को जब सारे के सारे लोग चले गए तो योगानंदा जी को बुलाया और कहा, लगता है तुम अपने लिवर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा तुमने ये वाला आसन नहीं किया जो तुम्हें मैंने बताया था, ये पेट का आसन करो। तो बोलते हैं आपको मेरी हालत पता हो ना, तो आप पता होती तो आप ये बात बिल्कुल नहीं बोलते कि ये वाला आसन करो वो वाला आसन करो। तो उन्होंने कहा तुमको तुमको लग रहा है तुम्हें तकलीफ है, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। मेरे हिसाब से तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। ये अलग अलग बातें कैसी हो रही हैं? तुम्हें लग रहा है तुम्हें तकलीफ है, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं है। और योगानंदा जी एकदम से नोटिस करते हैं उनका दर्द कहाँ गया, सारा का सारा दर्द है एक क्षण में। सोचिए फ्रेंड्स, कितने महान गुरु थे युक्तेश्वर गिरी जी। बहुत स्ट्रिक्ट गुरु थे लेकिन कितने महान गुरु थे। और वो साफ बोलते थे इस बात को कि मैं तो ऐसे ही डिसिप्लिन करता हूँ, मेरी तो ऐसे ही ट्रेनिंग है, बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बर्दाश्त कर सकते अपना रास्ता जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बोलते थे मुझे ईगो को प्यूरिफाई करना है, मैं उसको आग में तपती हुई आग में प्यूरिफाई करता हूँ। लेकिन जब तुम अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करोगे तो तुम उनके साथ बहुत प्यार से बर्ताव करोगे, तुम लव का रास्ता यूज करोगे। मैं गुस्से का रास्ता यूज करता हूँ, मैं कभी डांट डपट देता हूँ, लेकिन तुम लव का रास्ता यूज करोगे क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तुमने जाना है अल्टीमेटली, पर वहां पर लोग अपनी ईगो को इतनी जल्दी हर्ट नहीं करने देते। तो तुम लव का रास्ता यूज करोगे। और यही एग्जैक्टली हुआ फ्रेंड्स। योगानंदा जी अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज गए। और बड़ी मजे की बात यह है, योगानंदा जी की जन्म पत्री में ये भी लिखा हुआ था कि उनका विवाह होगा। तो विवाह उनका होगा तो उन्होंने 3 बार प्रपोजल्स आए शादी के, लेकिन उन्होंने तीनों बार उन प्रपोजल्स को मना कर दिया। उनका अपने पर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था फ्रेंड्स। तो जैसे ही वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, बताओ मेरा बुरा पीरियड कौन सा है, हम डरते हैं अपने बुरे पीरियड से। देखिए योगानंदा जी क्या करते हैं, योगानंदा जी जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, बोलते बताइए मेरा बुरा पीरियड कौन सा है, अभी आपका बहुत बुरा समय चल रहा है स्वामी जी। उसी समय में वो चैलेंज लेते कि मैं ये काम करूंगा। और हालांकि उस काम को करने में उनको मुश्किल आती, लेकिन वो उस काम को करते। फ्रेंड्स सोचिए, ये है ताकत आपकी विल पावर की, कि आपका बुरा समय चल रहा है तब भी आपने जो करना है आपने करके दिखाया। आप क्या हमारे लिए क्या मैसेज है इस एपिसोड से? हमको क्या मैसेज मिलता है? हमको ये मैसेज देते हैं योगानंदा जी कि आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि ये बुरा समय अच्छा समय, ये आपको क्यों दी गई है प्रॉब्लम्स, ताकि आप ये समझ सके कि आप इनसे ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इनके ट्रैप में नहीं है फ्रेंड्स। एक समय था जब मैं बहुत विश्वास करती थी कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट क्या बोलता है, और ये अच्छा समय ये बुरा समय, बहुत विश्वास था इन बातों में। और हम मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड भी थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो वो बहुत एक्यूरेटली बताते भी थे। लेकिन मुझे योगानंदा जी की ये बात इतनी सुंदर लगी कि आपको ट्रैप करने के लिए नहीं है, ये ऑब्स्टेकल्स आपको इसलिए दी गई है, ये दिखाने के लिए आप इनको भी पार कर सकते हो अपनी विल से, अपनी विल के जरिए आप इन ऑब्स्टेकल्स को भी पार कर सकते हो। तो और ये भी दूसरी बात, ये भी उनको बहुत विश्वास था, फेथ इन डिवाइन प्रोटेक्शन, अपने में विश्वास और डिवाइन प्रोटेक्शन में विश्वास। फिर किस चीज की कमी है फ्रेंड्स? किसी चीज की कमी नहीं रह जाती फिर तो। इसी तरह से इनको एक मोहम्मदन युक्तेश्वर गिरी जी ने इनको एक स्टोरी सुनाई, एक मोहम्मदन वंडर वर्कर की। ये जो इंसान, जो व्यक्ति था, इसका नाम था अफजल। तो अफजल को एक फकीर ने खुश होकर उसको कहा कि फकीर ने पानी मांगा अफजल से। अफजल ने कहा स्वामी जी मैं आपको पानी तो देता हूँ, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ, मैं इस पानी को छूऊंगा तो आप कैसे पिएंगे?
तो उन फकीर की बात को उनको दिल को बात छू गई। तुम कितने ऑनेस्ट हो और तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म भी हैं। आओ मैं तुमको कुछ क्रियाएं सिखाता हूँ जिससे तुम्हारे बस में एक स्पिरिट आ जाएगी जिसका नाम होगा नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ नाम में। चलिए वो नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हजरत, हाँ हजरत। तो तुम उनको ये कुछ ऐसी टेक्निक सिखाते हैं कि अफजल के पास ये स्पिरिट आ जाती है हजरत। तो जो ये हजरत को बोलते हैं हजरत वो कर देता है जो जो विश होगी। जैसे हम जैसे जिन समझते हैं ना वैसे हसरत हसरत इनकी सारी हसरतें पूरी कर देता है। तो खाना को चाहिए, पीने को चाहिए, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अफजल बहुत लालची हो गया और अफजल ने क्या क्या मांगना शुरू कर दिया कि उसको किसी ने गोल्डन वॉच पहनी हुई थी तो उसको देखता था और अगले ही पल वो गोल्डन वॉच गायब। तो जो बंगाल में जितने भी ज्वेलर्स थे वो डरते थे अगर अफजल उनकी शॉप में आ जाता था तो, क्योंकि जिस चीज पर उसकी नजर पड़ती थी वो उसकी हो जाती थी, वो भी चुपचाप से बाद में। ये नहीं अफजल किसी के सामने कुछ नहीं उठाता था तो आप उसको क्या पकड़ेंगे, पुलिस क्या पकड़ेगी। तो अफजल इसने अपनी पावर्स का बहुत मिसयूज किया। और एक दिन क्या हुआ कि एक फकीर उसके सामने आया। फकीर के पास एक गोल्डन बॉल थी शायद, तो वो उसके अफजल की नजर पड़ जाती है उस फकीर की गोल्डन बॉल पे। और वो कहते हैं कि वो जो फकीर था वो कहता है मेरे पास तो सिर्फ एक यही गोल्डन बॉल है, वो भी हमारी निशानी है, तुमको क्या करना है इसका, तुम मेरी मदद करो। लेकिन अफजल की नजर थी उस गोल्डन बॉल पे और उसने उसको देखा और वो उसके पास चली गई। हजरत उसके पास ले गया और जैसे ही वो फकीर इतने में सीधा खड़ा हो गया तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो हक्का बक्का रहेगा कि ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मेरे पास ये स्पिरिट होगी हजरत के नाम से। और उन्होंने उसको जबरदस्त डांट लगाया था कि तुमने अपनी पावर्स का मिसयूज किया, तुम इनको डिजर्व नहीं करते। और वो जो जो हजरत स्पिरिट थी उसको उसको वहां से उसको हटा दिया उसके पास से। और अफजल ने बहुत रिग्रेट किया। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, ये भी ट्रैप्स हैं, ये भी एक ट्रैप है। हमारे जो मार्ग है उसमें ये भी रोड़े हैं कुछ कि जो मिरेकल्स हैं, जो वंडर्स हैं जिनसे हम कितना ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वो हमारी डाउनफॉल के कारण ज्यादा बन सकते हैं। ऊपर तो क्या उठाएंगे, डाउनफॉल का कारण ज्यादा बन सकते हैं। मोस्टली डाउनफॉल का कारण बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत सजगता से इन अपनी गिफ्ट्स और सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लोग अपनी अपनी छोटी मोटी डिजायर्स को पूरी करने में अपनी सिद्धियों को वेस्ट करते हैं और उनको अल्टीमेटली लूज कर देते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक लास्ट एपिसोड और लेती हूँ जो कि मुझे बहुत प्रिय है और वो था मीटिंग विद महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय के सामने अपियर किया। महाअवतार बाबा जी बाय द वे इस वक्त मेरे पीछे हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं, हमेशा मेरे पीछे रहते हैं और आपके आगे। तो महाअवतार बाबा जी जो है वो डेथलेस सेंट है और कई 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 हजारों सालों से ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रहे हैं। सभी मास्टर्स जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं वो पृथ्वी पर बार बार आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो थोड़ा आगे बढ़ सके, अपनी एवोल्यूशन में, सोल एवोल्यूशन में आगे बढ़ सके और पहचाने कि वो भी डिवाइन का अंश है। तो महाअवतार बाबा जी लहरी महाशय जी के सामने भी आते थे और लहरी महाशय जी उनको कुछ एक आध बार उन्होंने देखा था। उसी तरह से वो योगानंद जी के सामने भी आए और लहरी महाशय जी का बड़ा बड़ा सुंदर वो एपिसोड था। लहरी महाशय जी की पोस्टिंग हुई हिमालयाज में और यहाँ पर ये लहरी महाशय आराम से घूम रहे हैं हिल्स में और वहां पे उनको आवाज सुनाई देती है, अपना नाम सुनाई देता है। तो इधर उधर देखते हैं कि यहाँ कहाँ जंगलों में मेरा नाम मुझे सुनाई दे रहा है। तो देखते हैं कि ये योगी सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने नहीं पहचाना कि ये महाअवतार बाबा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मेरी तो अभी भी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ऑफिस के पास नहीं आना, ऑफिस को तुम्हारे पास आना है। वो अभी भी नहीं सोचते कि ये कौन है, कौन से संत है, मुझे क्या बता रहे हैं। तो महाअवतार बाबा जी ने लाइटली उनके यहाँ थर्ड आई एरिया पे हाथ रखा और लहरी महाशय जी को सारी पास्ट लाइफ मेमोरीज आ गई याद। जो वो महाअवतार बाबा जी के डिसाइपल थे कई जन्मों से, उनको याद आ गया। और महाअवतार बाबा जी ने उनको बताया तुम्हारा जीवन का काम है कि एक हाउस होल्डर
एक घर गृहस्थी वाला इंसान कैसे स्पिरिचुअलिटी के पाथ को बैलेंस करता है अपनी जॉब के साथ, अपनी फिजिकल लाइफ के साथ। तो लहरी मास्टर जी मैरिड व्यक्ति अपनी जॉब में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरा फुलफिल करते थे। तो ये, और उसके बाद उन्होंने इतने इतने सब लोगों को और भी दीक्षा दी, जैसे कि योगानंदा जी उनके जैसे कि युक्तेश्वर गिरी जी उनके डिसाइपल बने और फर्दर उनके डिसाइपल बने योगानंदा जी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी कितनी महान कंट्रीब्यूशन है महाअवतार बाबा जी और लहरी मास्टर जी की। हम सोच भी नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, कितना करें और कब से करते आ रहे हैं, कि हमारे बिल्कुल थॉट्स के बियॉन्ड है। और फ्रेंड्स, पत्री सर बोलते हैं इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, काफी चैप्टर्स हैं इस बुक में और हम बात करते जा सकते हैं, कोई अंत ही नहीं है। ये ग्रंथ है, कोई ये किताब तो है नहीं, पर पत्री सर बोलते हैं कि इसका एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है रेजरेक्शन ऑफ युक्तेश्वर गिरी जी। रेजरेक्शन का मतलब है दोबारा जीवित होना। तो युक्तेश्वर गिरी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय योगानंदा जी वहां पर आसपास नहीं होते, वो कहीं दूर गए, बाबा जी में गए होते हैं। उनको ऐसा रहता था महाअवतार बाबा जी वहां पर। तो उन पीछे से युक्तेश्वर गिरी जी की मृत्यु हो जाती है और योगानंदा जी को बहुत झटका लगता है। वो अपने गुरु को बहुत मिस करते हैं, उनको बहुत प्यार करते थे। तो अपने होटल में है बॉम्बे में और उनको अपने 3rd फ्लोर के होटल्स के रूम से दिखता है कि श्री कृष्ण उनको हाई कर रहे हैं। तो सोचते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पे मेरे सामने क्यों आए, मेरी विजन में सोच रहे। फिर दोपहर का 3 बजे का समय, ध्यान में एकदम ध्यान से उनकी आंख खुली, उनको कुछ बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाई दिया और सामने कौन खड़े हैं, युक्तेश्वर गिरी जी। उनको देखकर योगानंदा जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरे अपने गुरु हैं, ये वही मेरे गुरु हैं। उनको आप पकड़ लेते हैं, जाकर उनको हक करते हैं। उनको महसूस होता है कि हाँ ये तो वाकई मेरे गुरु हैं, इनको तो मैं हक भी कर सकता हूँ। उनको कस के हक करते हैं, उनको बोलते हैं आप कैसे आ गए, मैं था भी नहीं, आप ऐसे मुझे कैसे छोड़कर चले गए। बहुत, उन्होंने कहा मैं कहाँ छोड़कर गया, मैं तो इस वक्त तुम्हारे सामने हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी सारी लाइफ की, जो लाइफ ट्रॉन्स बोलते हैं, लाइफ ट्रॉन्स मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बोलते हैं ना, वैसे लाइफ ट्रॉन्स से बना हुआ शरीर मैंने अपना दोबारा शरीर बनाया है तुमसे मिलने के लिए। और योगानंदा जी को बहुत कुछ बताते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, बताते हैं कि अब मैं हायर एस्ट्रल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि फिर हमारी डेथ के बाद हम एस्ट्रल वर्ल्ड पे जाते हैं, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसे यहाँ धरती पर एक नीचे रहने वाले, एक धरती के नीचे रहने वाले जीव जंतु हैं, फिर धरती पर रहने वाले हैं, फिर आकाश पर रहने वाले हैं। इसी तरह एस्ट्रल वर्ल्ड के भी बड़े लेवल्स होते हैं। तो जो आम इंसान है, मिलियंस ऑफ एस्ट्रल, बहुत हंड्रेड थाउजेंड ऑफ एस्ट्रल लेवल्स हैं। और युक्तेश्वर गिरी जी को हाईएस्ट एस्ट्रल लेवल का डायरेक्टर बनाया है गॉड ने, जो सोर्स क्रिएटर जो भी हम बोले। तो वहां पर वो बहुत उन्नत आत्माएं जो है उनकी मदद करते हैं अपने उनके एस्ट्रल कर्मा को शेड करने में। जैसे हम अर्थ पर रहते हैं, हमारा अर्थ पे कर्मा होता है, उसी तरह से जब हम एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं वहां पर हमारा एस्ट्रल कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो उसको रिलीज करवाने में हेल्प करने के लिए बहुत एडवांस्ड सोल्स की जरूरत होती है, और युक्तेश्वर गिरी जी वो काम कर रहे थे। सो युक्तेश्वर गिरी जी उनको बहुत कुछ बताते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड्स के बारे में, एस्ट्रल बॉडीज के बारे में, जो कि बहुत आपको मतलब बहुत बहुत खूबसूरत नॉलेज है, जो आप अगर आपको मौका मिले आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एस्ट्रल लेवल्स और एस्ट्रल बॉडीज के बारे में जानना पढ़ना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने काफी बोल लिया है आज के लिए। आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने इतना पेशेंट हियरिंग दिया हमको। और मैं अपना वक्तव्य को विराम दूं इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि 11 तारीख को 9 बजे पीएमसी गुजरात पर हम एक रिलीज मेडिटेशन करें। जो भी आपके दुख दर्द अपने पार्टीशन के जो आपके शरीर में है, आपके सेल्स में है, वो अपने सेल्स में होल्ड किए हुए हैं, उसको रिलीज करने के लिए शंबा मुखर्जी मैम, जो कि एक 3rd आई मास्टर है, वो हमको रिलीज मेडिटेशन करा रही है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे तो प्लीज जरूर पूछिए। काजल जी, ये भी सर, सत्र आपका बहुत ही बढ़िया रहा, पहले की तरह ही। थैंक यू। और बहुत सी ऐसी घटनाएं आपने सुनाई जो आई ओपनिंग है और जो मोटिवेट करती हैं कि बहुत कुछ है करने के लिए। बहुत कुछ है सर, सीखने के लिए, करने के लिए अनंत है। यात्रा खूबसूरत भी है और रास्ता भी जो है बहुत अच्छा है। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही चीजों को कैसे सिलसिलेवार तरीके से आपने
अपने अपने जहन में रखा हुआ था, एक एक करके आपने निकाल के प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये तो बड़ी ही विचित्र रिक्वेस्ट आई है। हाँ, कमाल है, हद है, हद है ये तो। और थैंक यू दिव्या जी, मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी इसको, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप किसी का सवाल है, नहीं तो हम सत्र को विराम देंगे। ठीक है जी, फिर सत्र को विराम देते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान पंजाब की ओर से। सो मच। और बहुत जल्दी आपको फिर से याद करेंगे। और दोस्तों, अब समय हो गया आज के सत्र को विराम देने का और आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर। हैंड रेज है सर, हैंड रेज है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए जी, पूछिए। शीनू जी अनम्यूट करें और प्रश्न पूछिए। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚ ਆਪਦਾ प्रोग्रेस कर सकता है? मैम अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये डाउट रहता है जैसे ना भी ये पढ़े लिखे बंदे भी अगे बढ़ सकते हैं, अनपढ़ दा इस च रोल ही नहीं हैगा। लगता है मैनू कुछ पल्ले नहीं पैंदा गा। मैम ऐसी कोई, आपकी सांस आपके पास भी है, हाथ आपके पास भी है, पैर आपके पास भी है, बस 3 चीजें चाहिए हमको। अच्छा, हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस, सांस पे ध्यान। मैं सर दा वो 2 ਵਜੇ रात ਨੂੰ करदी आंगी अपना वो म्यूजिक वाला चैनल वाला। ते मेरे को अच्छा बहुत लगता है, लेकिन मेरे को ऐसे लगता रहता है पता नहीं कैसे मैं कनेक्ट होंगी। आज आपसे मिली, बड़ा मजा आया मैनू। थैंक यू। और ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मेरे सामने सर ने रिक्शे वाले को ध्यान सिखाया था, मेरे सामने। अच्छा, तो मैं कभी इस बात को नहीं भूलूंगी कि सर ने उसको ना सिर्फ ध्यान में बिठाया, उसको स्टेज पे बुलाया भी, अब उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फिर मैम ऐसे ही बस लगातार करती रहूं, हाँ, अटैच हो बस जाऊंगी। ध्यान कीजिए। हाँ, हाँ, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ कुछ नहीं होता, ऐसा मत सोचिए। थैंक यू। मेरे को बस ऐसे ही फील होता रहता है अभी, पता नहीं मैं पढ़े घट पढ़े भी है ना ही। अरे आप इतनी सारी बातें सुन रहे हो और समझ रहे हो, कहाँ से आप कम पढ़े लिखे हो? बहुत है, समझने के लिए बहुत है। थैंक यू। हाँ, मेरे को ब्लेस करना, मैं भी जुड़ना चाहूंगी। डाब वाली से हूँ, मैं सिखाना भी चाहूंगी जी ऐसी मेडिटेशन। हाँ, बिल्कुल सिखाइए, सीखिए, सिखाइए। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। 2 लोग और अपना हैंड रेज करें, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर 2 लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ जी। मैं मैडम जो आपसे अभी पहले क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसके रेफरेंस में मेरे को एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की याद आ रही है। पढ़िया परमगत पावे। एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि सेम वर्ड है, लेकिन मीनिंग उसका यही है, पढ़िया परमगत पावे। ये उन मैडम के लिए जवाब है जो मेरे मन में अभी पैदा हुआ, जो आया है मेरे को। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। शुक्रिया। समीर जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, जो आप बोल रहे थे कि 11 फेब को पीएमसी गुजरात का वो लिंक फिर हाँ सर, मैं सर के साथ अभी शेयर करूंगी। वो हम कल आपको पूरी जानकारी देंगे उसकी। कल पूरी जानकारी देंगे आप। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और कोई दोस्त? तो शुक्रिया जी एक बार फिर से। जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करते हैं काजल जी का, दिल से, दिल की गहराइयों से। और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब बखैर। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। बाय बाय।